एवरीवन, वेलकम टू सन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। और आप लोग घर में बढ़िया है ना? तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा इस लेक्चर को, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो होता है ना, वो हमको बताता है कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ फ्रिक्शन करेंगे, घसेंगे, तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। हम प्रीवियस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, तो इस लेक्चर में हम और आगे सिलेबस को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में इस तरफ में पॉजिटिव चार्ज जिस मटेरियल के ऊपर डेवलप हो सकता है उसका नाम लिखा हूँ, और यहाँ पे जिस मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है उसको लिखा हूँ। तो इसका मतलब है, ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ हम फ्रिक्शन करवाएंगे, उस केस में ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये क्यों होगा ना, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो अब देखो, ये फॉर स्किन, जो कैट फॉर हो गया, कैट का स्किन हो गया, उसको लेके इबोनाइट रॉड के साथ अगर फ्रिक्शन करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलरली वुलन कोट को अगर प्लास्टिक शीट के साथ अगर फ्रिक्शन करोगे, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये 5-6 एग्जाम्पल पेयर ऑफ सब्सटेंसेस है, और जिसके एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव डेवलप करेगा। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैं बताया था, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बात है समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव, जब नेगेटिव हट गया, प्रोटॉन की संख्या तो ज़्यादा रह जाएगा, तो उस केस में सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, तो उसका नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा और वो सब्सटेंस इटसेल्फ हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। आता है समझ में? तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, इसका मतलब उसका हायर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उसका हायर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। क्लियर है इतना? तो अब समझते हैं कि इनका क्यों टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और इनका क्यों टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। इतना समझ में आया? अब देखो, अब बढ़िया से समझो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, जब हम पढ़ रहे थे ना ऑप्टिक्स, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस समय में बताया था कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन। देखो, वर्क फंक्शन एक चीज आप लोगों को याद होगा, वर्क फंक्शन कोई भी मटेरियल के लिए ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमको चाहिए होता है एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली मेटल सरफेस से बाहर लेने के लिए, है ना? तो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्क फंक्शन देखो, एक में मेटेलिक का कोई भी सब्सटेंस का बात कर रहा हूँ, उसके सेंटर में रहता है एक एटम की बात करेंगे तो न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ सेल्स रहते हैं, जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, उसको ये नेगेटिव, इसको खींच के उसको रखा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा है, खींच के रखा है। तो अब देखो, ये आउटर मोस्ट है, बहुत सबसे ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब इसको मिनिमम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे उतना अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो ये इस न्यूक्लियस से एस्केप हो जाएगा, मतलब ये सब्सटेंस से बाहर चले जाएगा, और उस केस में ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? जब कोई दो सब्सटेंस को फ्रिक्शन करते हैं ना, तो बाहर से वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे देते हैं, और उस केस में जिसका वर्क फंक्शन कम है ना, जो सारे सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन कम है, इसका मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने के लिए। आता है समझ में? और वो सारे सब्सटेंसेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। आता है समझ में? और अगर दो सब्सटेंसेस को हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो जब इन दोनों को फ्रिक्शन करेंगे, मैं बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, तो इसका बाहर आएगा ही नहीं, और इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये बाहर जब आ जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसके पास जाके पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा नेगेटिव। बात है समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज
में मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये सब्सटेंस पॉजिटिव होगा, ये सब्सटेंस नेगेटिव होगा, वो प्योरली डिपेंड करता है वर्क फंक्शन के ऊपर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि वर्क फंक्शन जिसका कम होगा उसको उतना ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, बाहर लाने के लिए और उसको पॉजिटिवली चार्ज बना देने के लिए। बात है समझ में? तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो सारे सब्सटेंसेस बन जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो सारे सब्सटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया में दे दिया आप लोगों को। अब देखो आप लोगों को अभी इतना पता चल गया होगा कि जितने भी सब्सटेंसेस है दुनिया में आइदर न्यूट्रल है और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है। ओके, और जो सारे सब्सटेंसेस का जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है जितना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल क्या रहेगा? वो न्यूट्रल। मगर कोई एक सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, उस केस में पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया और उस केस में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मगर जो सारे सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए तो उनका प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, तो उस केस में क्या हो जाएंगे? वो नेगेटिवली चार्ज। तो दुनिया में तीन तरह का सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, एक है न्यूट्रल, एक है पॉजिटिवली चार्ज और एक है नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब देखो आप लोगों को इतना तो पता चल गया है कि कैसे चार्ज डेवलप होता है कोई भी सब्सटेंस के ऊपर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टी चार्ज का 3-4 बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि आगे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ समझना चाहते हो तो चार्जेस का 3-4 जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो इस केस में सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन है क्या, इसको मैं समझाऊंगा और इसको आप लोगों को बढ़िया से समझना है। जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ रहे थे उस समय आप लोगों को मैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताया था कि लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ स्मॉल मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन। तो एक फोटोन का जो एनर्जी रहता था उसके मल्टीपल में वो लाइट एनर्जी आता था, है ना। तो लाइट एनर्जी ये क्या होता था, मतलब एक सीरीज ऑफ फोटॉन्स होता था, है ना। तो एक फोटोन का एनर्जी h न्यू रहता था और जितने फोटोन आते थे उतने ही h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता था। जैसे कि मान लो 10 फोटोन आके टेबल के ऊपर गिर रहा है तो इसका मतलब 10 इंटू एच न्यू फ्रीक्वेंसी है तो कांस्टेंट है, तो 10 इंटू एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आके गिरेगा। तो सिमिलरली वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो कंसेप्ट था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैसे ही कुछ है, देखो, है ना। तो पहले क्वांटाइजेशन, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चीज है, कोई पैकेट है और उस पैकेट के फॉर्म में चीजें आ रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगा जब अभी कोरोना के समय में जैसे कि कोई भी पुअर लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्राई फूड, तो पैकेट बना देते हैं ना, एक पैकेट के अंदर मतलब कुछ बिस्किट डाल देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, इस तरह का 10-15 पैकेट बना देते हैं और 10-15 पैकेट लेके एक पैकेट को देते हैं। तो एक जो पन्नी के अंदर जो मतलब बंद है ना बिस्किट, एक पैकेट, उसको बोलते हैं एक क्वांटम। तो इस तरह का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा उस केस में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्वांटाइज्ड। पता है समझ में, क्योंकि हम छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं ऊपर से कंटिन्यूसली चीज फूड डालते जा रहा हूँ और लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पैकेट के फॉर्म में हर चीज दिया जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे ना कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो भी क्वांटाइज्ड है, वो भी क्वांटाइज्ड, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है। यही चीज आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब आप लोग याद करो ये Q अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे डेवलप हुआ होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया होगा तो इतना अमाउंट ऑफ
मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है उस केस में 10 नेगेटिव चार्ज ये गेन कर लेगा। तो चार्ज तभी डेवलप होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब आइदर बाहर जाएगा या अंदर आएगा। ये बात आया समझ में? तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको क्या लिखते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज का यूनिट है। तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बात है समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक बाहर जाता है तो जिसके एक पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर डेवलप होता है, इसका मतलब उसके ऊपर इतने ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। जो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो उसके पास आ गया इतना ही नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज। बात है समझ में? तो इसलिए बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना चार्ज है वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब बोलते हैं उसके साथ साथ हम लिखते हैं Q बराबर एन ई। तो यहाँ पे n क्या है? n एक इंटीजर है। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर। इंटीजर मतलब ये हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है नेगेटिव। बात है समझिए? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और यहाँ पे E क्या है? E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, है ना? फ्रीली जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसमें साइन इंक्लूड नहीं करते हैं ना। तो E जब लिखते हैं तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और यही है सबसे छोटा पैकेट, ओके? इसके मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो Q अमाउंट ऑफ यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे n कब पॉजिटिव होगा, n कब नेगेटिव होगा, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखो n पॉजिटिव होगा तब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, है ना? तो जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो उसके पास आ जाएगा प्लस 10 ई अमाउंट ऑफ चार्ज। बताया समझ में? और n नेगेटिव तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर है? तो उस केस में मान लो कोई 10 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उस केस में Q क्या हो जाएगा? -10। बताया समझिए? यहाँ पे माइनस साइन आ गया, n नेगेटिव हो गया और यहाँ पे n पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे देखो कभी भी मेरे को बताओ, कभी भी कोई भी एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आ सकता है क्या? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो जब वैसे नहीं हो सकता है, कभी भी चार्ज ये फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक सब्सटेंस से आइदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह का होगा। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज भी डेवलप करेगा वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। पता है समझ में? तो इसीलिए ये आइदर +1 2 3 5 इस तरह होगा या -1 2 3 5, कोई भी एक इंटीजर होगा, प्लस या माइनस। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोले तो कि all the charges that exist freely are integral multiple of a basic amount of charge which is called as electronic charge or charge of an electron. That means E which is equal to 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा और इसको ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी कंटिन्यूअसली फ्रैक्शनल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो ये जो मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसका कारण भी आप लोगों को समझ में आ गया। इसका कारण यही है क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जब चार्ज होता है, कैसे होता है? जब कोई दो चीज़ को हम रब करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं तभी जाके चार्ज होता है। आगे मतलब लेक्चर में मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बताऊंगा मैं। तो जब फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, इसका मतलब एनर्जी देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराते हैं, तभी जाके चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, उसीलिए चार्ज हमेशा डेवलप करेगा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, Q बराबर m e होगा। तो इसका कारण भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो एक छोटा सा एक्सेप्शन भी कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर जो क्वार्क है ना, ये क्वार्क का नाम भी लास्ट लेक्चर में बताया था। ये क्वार्क है, इसके पास रहता है 2/3e और 1/3e, इस तरह का चार्ज रहता है। अप क्वार्क का चार्ज रहता है 2/3e और डाउन क्वार्क का चार्ज रहता है 1/3e। तो ये तो फ्रैक्शनल मल्टीपल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो
तो यहाँ पे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो गया, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि मतलब ये फ्रैक्शनल हो सकता है मगर ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं पे भी आपको इंडिपेंडेंटली अप क्वार्क एक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जो मटेरियल पार्टिकल है ना, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये कंबाइन होकर एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बनाते हैं। जैसे कि देखो एक प्रोटॉन में बना रहा हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क रहता है और एक डाउन क्वार्क रहता है, आता है समझ में। और न्यूट्रॉन के अंदर ना, एक न्यूट्रॉन के अंदर ये 2 डाउन क्वार्क रहता है और एक अप क्वार्क रहता है। क्लियर बात है समझ में। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मटेरियल पार्टिकल है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो उसलिए तो इनके चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है। मगर ये अप क्वार्क डाउन क्वार्क ये मतलब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए उनका फ्रैक्शनल हो सकता है मगर फ्रैक्शन कंबाइन होकर फिर इंटीजर हो जाता है। कैसे देखो एक अप क्वार्क का चार्ज कितना इतना है, तो 2 का कितना हो जाएगा, देखो ये हमेशा अप का प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है, तो 2 का हो जाएगा ये 4/3, तो ये माइनस 1/3, तो कितना हो गया 3/3, ये हो गया +1 तो आ गया प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम। अब देखो इसका भी डाउन का माइनस, तो ये -2/3 हो गया, तो प्लस ये 2/3, तो -2 + 2 क्या हो गया 0, तो इसका चार्ज हो गया 0 और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तुमको पता है। तो देखो ये आ गया ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, तो इसलिए तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा कि सर क्वार्क का तो ये फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे वायलेट हो गया, ऐसा नहीं है। क्वांटाइजेशन चार्ज यहाँ पे भी मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। इंडिपेंडेंट पार्टिकल का जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, मगर ये जो अप क्वार्क डाउन क्वार्क ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो आई होप कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप लोगों को सफिशिएंट आइडिया मिल गया। आओ अब सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आई होप कि सबको समझ में आ गया। और सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज का, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है इसको भी समझेंगे, ये एकदम आसान है। देखो कोई भी सिस्टम के ऊपर जितने भी चार्ज डेवलप होता है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, उसको पा सकते हैं बाय अलजेब्रिकली समिंग ऑफ ऑल चार्जेस डेवलप्ड ओवर द सिस्टम। इसका मतलब उस सिस्टम के ऊपर जितने भी चार्ज डेवलप हुआ है अलग अलग जगह है ना, तो सारे चार्जेस को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो टोटल चार्ज मिलेगा वही हो जाएगा उस सिस्टम का इंटायर चार्ज। इसका मतलब है चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, मतलब यही है उसका एडिटिविटी, नाम से तुमको पता चल रहा है ना ऐड। तो इसका मतलब कोई एक मतलब मेटेलिक बॉल है, तो मेटेलिक बॉल के ऊपर पूरा टॉप में 5 कूलम चार्ज है, फिर इस साइड में 2 कूलम चार्ज है ना, और एक इधर पीछे -2 कूलम चार्ज है। तो सबको प्लस करो, +5 मतलब +2 -2 इस तरह प्लस करने के बाद लास्ट में जो मिलेगा चार्ज वही हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द मेटेलिक बॉल। बात है समझ में। सिमिलरली एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कि कोई भी एक सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम बोले तो एक बॉल हो सकता है, कोई भी मेटालिक सब्सटेंस हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं मेटालिक है ना, कोई भी सब्सटेंस है जिसके ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है, इंसुलेटिंग भी हो सकता है। तो एक सिस्टम है जिसका इधर Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है, इधर -Q3 चार्ज है, इधर +Q4 और इधर -Q5 चार्ज है। तो इस तरह का अलग अलग 5 अलग अलग रीजन में 5 अलग अलग जगह में तो अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ है उस सिस्टम में। बात है समझ में। तो मैं आप लोगों को पूछूंगा कि यहाँ पे व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आप लोगों को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस डेवलप्ड ओवर द सिस्टम। तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको नेगेटिव लेना है, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 पॉजिटिव है उसलिए पहले लिख दिया, -Q3 -Q5। तो ये हो गया हमारा क्या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि Q है, और ये अलजेब्रिकली सबको प्लस करने के बाद हमको मिल गया। तो इसको ही बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो कहीं पे भी तुम देख रहे हो कोई भी रिएक्शन देख रहे हो, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम देख रहे थे उस केस में यूरेनियम टूट के थोरियम और अल्फा पार्टिकल बन रहा था अल्फा डीके में, तो उस केस में यूरेनियम का जो चार्ज था है ना
तो फिर इधर थोरियम और अल्फा पार्टिकल का चार्ज, थोरियम और अल्फा को दोनों को अगर एक सिस्टम मान लोगे, तो थोरियम का जितना चार्ज था अल्फा का जितना चार्ज, दोनों को प्लस करोगे तो ये टोटल चार्ज तुमको मिल जाएगा। तो वो टोटल चार्ज फिर इसके टोटल चार्ज के साथ बराबर होता था यूरेनियम का। तो वो तो आगे कंजर्वेशन में बताऊंगा, मगर वहाँ मतलब आप लोगों को इतना मतलब आइडिया तो हो गया होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। एडिटिविटी का मतलब है एक सिस्टम के अंदर मान लो और एक में ले लिया है पॉट है ना, इस पॉट के अंदर 5-6 मतलब अलग अलग सब्सटेंस है ना, और सबके ऊपर चार्ज का जो अमाउंट अलग अलग है। जैसे कि इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, इसके ऊपर -Q3 है, इसके ऊपर -Q4 है, तो इस तरह का इसके ऊपर Q5 है और Q6 है और Q7 है। तो इसको अगर एक सिस्टम हम मान रहे हैं तो उस केस में टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2, ये दोनों प्लस हो गया, तो फिर ये दोनों पॉजिटिव है, ये तीनों पॉजिटिव है, उसको ले लो Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, फिर ये दोनों नेगेटिव है, इसमें -Q3 -Q4, और इसको सीरियली भी लिख सकते हो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7। ओके, तो ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, है ना। तो इनवेरिएंस क्या है इसको देखो। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज जो बोलते हैं ना, इसका मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी, है ना। तो देखो ये तीसरा प्रॉपर्टी इसका नाम है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज का इनवेरिएंस क्या है, चार्ज का इनवेरिएंस जो बोलते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं जैसे कि ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज डेवलप किया है, इसके पास मास भी है और चार्ज भी है। तो देखो ये जब स्पीड के साथ मूव करने लगेगा तो यहाँ पे जब रेस्ट में था जितना चार्ज था ना, और जब मोशन में आ जाएगा मूव करने लगेगा उस समय भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, कितना तेजी से मूव कर रहा है रेस्ट में या मोशन में, कोई भी परवाह मतलब नहीं पड़ता है ना, कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं डालता है वो चार्ज के ऊपर, चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है। बात है समझ, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्योंकि तुमको पता है कि मतलब मास मगर वेरी कर सकता है स्पीड के साथ मगर चार्ज नहीं करता है। ओके, तो इसलिए इनवेरिएंस ऑफ चार्ज जो बोलते हैं इसका मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, है ना। तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसके साथ चार्ज वेरी नहीं करता है, मास वेरी कर सकता है। ओके, तो मास कैसे वेरी करता है याद है ना आप लोगों को, जो रिलेटिविस्टिक मास बताया था, रेस्ट मास डिवाइडेड बाय ये 1 - v²/c², ये स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम है, और ये v स्पीड जिस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट जा रहा है ना। तो उसका मास वेरी कर सकता है मगर उसके चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होगा, चार्ज अनचेंज रहेगा। तो इसलिए इसे लिख सकते हैं q रेस्ट इक्वल टू q मोशन। ओके, तो इसका मतलब चार्ज रेस्ट में भी जितना होगा मोशन में भी आ जाएगा उतना ही रहेगा, मतलब स्पीड के साथ कोई भी बदलाव नहीं होगा। ओके, मगर देखो और एक चीज आप लोग सुने होंगे, मतलब q डिवाइडेड बाय m, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट, जब उसके ऊपर q अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है और उसके पास मास रहता है m, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। देखो जब मास वेरी कर सकता है स्पीड के साथ तो उसकी स्पेसिफिक चार्ज भी वेरी कर जाएगा, क्योंकि मास इधर डिवाइड हो रहा है तो मास बदल जाएगा तो ये रेशियो बदल जाएगा ना, आता है समझ में। तो इसीलिए जब स्पीड मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो उसके स्पीड के साथ साथ तो उसका स्पेसिफिक चार्ज वेरी कर सकता है मगर चार्ज नहीं वेरी करेगा। और ये तभी होगा जब वो स्पीड काफी ज्यादा रहेगा, मतलब नियरली इक्वल टू बहुत इन ऑर्डर ऑफ c, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना, इसके ऑर्डर में आ जाएगा तभी जाके होगा, वरना थोड़ा बहुत स्पीड के साथ मास ज्यादा वेरी नहीं करता है। बताया समझ में। तो इसको बोलते हैं इनवेरिएंस। इनवेरिएंस मतलब नहीं बदलना, है ना बदलना, है ना। तो उसको बोलते हैं चार्ज नहीं बदलता है किसके साथ, स्पीड के साथ बदलता नहीं है। तो यही है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ओके, तो 3 प्रॉपर्टी हमारा हो गया। एक पहला प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और तीसरा प्रॉपर्टी जो था वो था इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब आखिरी और मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, चौथा प्रॉपर्टी, इसको भी थोड़ा देख लो। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है
इसको भी थोड़ा समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन जब बोलते हैं तो आप लोग सुने हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या बताता है? बताता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली बी ट्रांसफर्ड, है ना। मतलब चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं नया चार्ज को, ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते। चार्ज बॉडी को ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई एक मतलब प्रोसेस में चार्ज ऑब्जेक्ट डेवलप हो सकता है, मगर उसके ऊपर टोटल चार्ज है ना सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो तो सेम रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, वो कंजर्व रहेगा टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड बोले तो उस मतलब सिस्टम को कोई बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है, पता है समझ में। तो उसके अंदर जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो आपस में चार्जों के अंदर हो रहा है, और उस सिस्टम के अंदर लिमिटेड है, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर लिमिटेड है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब कोई एक सिस्टम को बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता है ना, उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह का एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तो टोटल जो चार्ज है ना वो हमेशा कंजर्व रहेगा। हो सकता है एक चार्ज अपने टूट के दो बन जाए, मगर टूटने से पहले जितना था टूटने के बाद भी उसके चार्ज प्लस करेंगे उतना ही रहेगा। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो दो तीन मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ रहे थे उस समय ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम देखे थे, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो एक ये पेयर प्रोडक्शन था, पेयर प्रोडक्शन में क्या गामा फोटोन ये टूट के ये इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन हो जाता है। तो मेरे को बताओ ये गामा चार्जलेस और मासलेस है, फोटोन चार्जलेस और मासलेस है, तो इसके पास चार्ज है 0। तो यहाँ पे देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, पता समझ में, बाहर से कोई इनको अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है जिसका चार्ज क्या है -e, एक पॉजिट्रॉन बन रहा है इसका चार्ज क्या है +e। तो टोटल चार्ज इधर किसका इसका भी कितना हो गया 0 हो गया ना, तो Q बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब पहले जितना था बाद पेयर प्रोडक्शन होने के बाद भी उतना ही रहा, उस सिस्टम के अंदर ये टोटल चार्ज हमेशा 0 ही रहेगा, बात है समझ में। तो इसलिए ये एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है। तो कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, ये टूट के दो चीजों में बढ़ जा रहा है, ये फोटोन ये दो मैटर प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी से मैटर बन रहा है, कुछ चीजें हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और उस प्रोसेस में जो भी कुछ होगा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना, तो टोटल चार्ज पहले जितना था इंटरेक्शन होने के बाद भी उतना ही रहेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, इसका उल्टा भी देख लो, एनिहिलेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जब पॉजिट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एनिहिलेट होकर फिर एनर्जी गामा फोटोन बन जाएगा। तो इस केस में भी वही चीज है, इधर -e इधर +e, टोटल चार्ज 0, फोटोन बन जाने के बाद टोटल चार्ज 0। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। और एक एग्जांपल देख लो जो कि हमारा अल्फा डिग्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। यूरेनियम ये 92 238, तो ये थोरियम ये 90 234 प्लस एक अल्फा पार्टिकल को कैसे रखते हैं 2 हीलियम 4। तो यहाँ पे इस तरह का एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन जितना चार्ज था देखो, आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन भी उतना ही चार्ज है। तो यहाँ पे देखो 92 अमाउंट ऑफ मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन था, इसका मतलब 92 e इसका चार्ज था बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो 90 e, यहाँ पे 2 e, तो ये प्लस करेंगे तो ये भी 92 e हो गया। तो टोटल चार्ज कंजर्व रह रहा है या नहीं रह रहा है? तो हमेशा कोई भी रिएक्शन देखोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई भी इंटरेक्शन प्रोसेस देखोगे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो उस केस में टोटल चार्ज रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस में देखो चार्ज पार्टिकल बन रहा है, एक चार्ज पार्टिकल से दो अलग अलग पार्टिकल बन सकता है। चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि एनिहिलेशन में हो रहा था वो कर सकते हैं, मगर कभी भी चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज पहले जितना था उतना ही चार्ज रहेगा, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आखिरी हमारा प्रॉपर्टी था, चौथा प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में जितना बताया आप लोगों को याद हो जाना जरूरी है। तो पहले आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करेंगे या फ्रिक्शन करेंगे तो कि क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्यों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। वर्क फंक्शन का कंसेप्ट को याद रखना। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके ऊपर पॉजिटिव, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी होता है ना। तो जिसको कम एनर्जी चाहिए तो पॉजिटिव, जिसका ज्यादा एनर्जी चाहिए वो नेगेटिव। तो फिर आगे जाकर प्रॉपर्टी जब चार्ज होता है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया क्वांटाइजेशन।
देखिए चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर अंदर बाहर होते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इंटीग्रल फॉर्म में अंदर बाहर होते रहता है, तो चार्ज भी जब डेवलप करेगा तो वो तो इंटीग्रल फॉर्म में डेवलप करेगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसको एक क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं, और वो मिनिमम होता है ना, मिनिमम चार्ज जो कि एग्जिस्ट करता है। तो उसके मल्टीपल पे हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करता है कहीं पे भी। ओके, तो क्वांटाइजेशन के बाद एडिटिविटी ऑफ चार्ज बताया, कैसे कि सिस्टम में जितने अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज होंगे सबको प्लस करके टोटल चार्ज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट है, मगर मास बदल सकता है, मतलब मास वेरी कर सकता है, मगर चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज वेरी नहीं करता है। ओके, फिर लास्ट प्रॉपर्टी बताया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कैसे टोटल चार्ज वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी मतलब नया क्रिएशन नहीं होता है चार्ज का, या नया डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता है। ये बात आया समझ में? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा एंटायरली अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी बहुत ढेर सारा वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ आगे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, बहुत मतलब डाइवर्सिफाइड पूरा चैनल रहेगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स मैथमेटिक्स, मतलब जो मतलब सारे टॉपिक है जिसके ऊपर मेरा कुछ ज्ञान है, मैं आप लोगों के पास पहुँचाऊँगा। ये एक टीचर का काम है और मैं करते रहूँगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। तो अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, बी हेल्थी।